हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 34 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन नए हैं लेकिन नीट के पैटर्न पे हैं। ये जो सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वो क्विक मेथड है, फास्ट मेथड है। इसके साथ में कंपैरिजन के लिए हम यूजुअल मेथड को भी डिस्कस करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि यदि आप यूजुअल मेथड से बनाएंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और यदि फास्ट मेथड से बनाएंगे तो आपको कितना कम टाइम लगेगा। हर जगह पॉसिबल नहीं होता है कि आपके लिए एक नया फास्ट नियम हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए एक फास्ट नियम होते हैं। और साथ ही में जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे क्विकली हम नंबर्स लाते चले जाएं, जो उसमें मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन्स हैं, उसको कैसे लाएं क्विकली, उसके बारे में भी बताते चले जाएंगे। क्वेश्चन में जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 166। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg is moving with speed v is equal to 5 मीटर पर सेकेंड along the straight line। कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर जो है ये ब्लॉक है 2 kg का, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। अभी इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ ए फोर्स एफ इजकल टू 3x प्लस 4, यही मान लेते हैं हमारा x है, x एक्सिस है। तो फोर्स जो है सो वेरिएबल है, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो एक फोर्स जो है सो कितना लग रहा है 3x प्लस 4 न्यूटन एक्स ऑन द ब्लॉक व्हेन इट्स पोजीशन इज इन बिटवीन x इजकल टू 10 एंड 40। ये फोर्स लग रहा है। अब फोर्स जो है सो वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है पोजीशन पर, और इसका पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर 0 0 है। तो 0 जब x पोजीशन है तो इतना फोर्स लगता है, और x इजकल टू 10 मीटर टू 40 मीटर तक जो है सो आपको क्या बताना है, ये फोर्स लगा है 10 टू 40 मीटर तक। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट x इजकल टू 40 मीटर क्या होगा। मान लीजिए ये 40 मीटर है, ये है x इजकल टू 40 मीटर। तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। वेलोसिटी नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एक तरीका होता है कि वेलोसिटी भी आप निकाल लो, दूसरा तरीका में उसे जरूरत भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम किस मेथड से इसको बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया गया है, आपको फोर्स दिया गया है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। जब कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक लीनियर फोर्स है। ठीक है, ये लीनियर फोर्स है, ये अच्छी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा आसान कर देगा। और इस फोर्स के लगने के बाद में इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी v से कुछ हो गया, और वो कितना हो गया यही पूछ रहा है। वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ दिमाग में घंटी बज रही है, क्या बोल रहा है। शुरू में कोई काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स लगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ के कुछ और हो गया, वही बढ़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी बताइए। ये सीधे बोल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहता है कि जो यहाँ वर्क होगा वो फोर्स बताएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, एक तो पूछ रहा है, एक हमें पता है ऑलरेडी, क्या ही पता है। देखिए यहाँ पर तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन जो है बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल को हमसे पूछा गया है और इनिशियल हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल में ये 5 मीटर के स्पीड से चल रहा था, और एम के जगह भी हम वैल्यू रख देते हैं, कितना एम है 2 kg। ये तो वैसे ही चला गया, 25 आया। अब वर्क डन आप निकाल लो तो आपका काम हो गया, आपका के एफ निकल जाएगा। अब वर्क डन के लिए क्या होता है, वर्क डन के लिए जो फार्मूला होता है वो सिंपल होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ फोर्स वेरिएबल है और वो भी लीनियर है, तो हमारे लिए अच्छा काम है कि हम उसके एवरेज ले लेंगे। एवरेज किसके किसके बीच में लें, 10 और 40 के बीच में। क्वेश्चन तो ये था कि ये हमारे यहाँ पर है x इक्वल टू 10 पर, और ये x इक्वल टू 40 पर। ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा था, ये 2 kg का मास है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। यदि हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल पता चल जाए तो काइनेटिक एनर्जी पता कर लेंगे। ठीक है,
और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है 3x + 4। तो यहां पर हम फिर कह सकते हैं कि ये तो वेरिएबल फोर्स है लेकिन लीनियर है, तो हम निकाल सकते हैं एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, x की जगह पर 33 रखेंगे, 10 रखेंगे, 30 + 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x को 40 रखेंगे, 120 + 4 होल डिवाइडेड बाय 2। 120 + 30 कितना आया, 150 का हाफ 75 प्लस ये 4 + 4 का हाफ, ये 79 न्यूटन आया। तो एक्सलेशन कितना आ गया, जो यहाँ पर एक्सलेशन जो है वो भी चेंज कर रहा है लीनियरली, लेकिन हम एवरेज तो निकाल सकते हैं। एक्स ये हो गया एवरेज फोर्स डिवाइडेड बाय मास 79/2, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएं, v² = u² + 2as। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब a कांस्टेंट रहता है तो, राइट। यहाँ पर a कांस्टेंट है, नहीं है कांस्टेंट, लेकिन लीनियर है, तो हम ये करेंगे a को जो है सो ऐसे लीनियर नहीं भी रहता तो भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। लीनियर के केस में एवरेज निकालना आसान होता है, दोनों पॉइंट पर जो है वैल्यू निकालिए, 2 से डिवाइड कीजिए। यदि वो क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता, तब ये ऐसा नहीं करना पड़ता, तो भी उसके लिए मेथड है, लेकिन वो आपको नहीं, उससे बेहतर है कि आप कैलकुलस कीजिए, वो ज़्यादा इजी देगा, उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आता है। एनीवे इस क्वेश्चन के लिए ये v² कितना है हमें पता करना है, u² दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड है, +2, ये एवरेज एक्सलेशन अभी निकाल लिए हैं 79 डिवाइडेड बाई 2, और s है यहाँ से 10 to 40 सो 30 है, कितना आया, ये 25 आया, और ये चला गया, ये आ गया 1395। ये क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, क्योंकि v² है। वैसे आपको यूनिट वहां नहीं लिखना है तो चलेगा। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, फिगर में देख लीजिए, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आपको पता हो गया तो आप जो है सो आप mv² निकाल सकते हैं। m कितना है 2, और vf² निकाला हुआ है 2395, ये खत्म, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है आपका 2395, जो ये आ गया आपका सेम आंसर 2395, पहले भी था 2395। तो एक आप इसको ऐसे बना सकते हो। और तीसरा मेथड आपको हम बताते हैं, जो वो है फुल लेंदी एकदम कैलकुलस मेथड, पूरा कैलकुलस यूज करेंगे। फोर्स दिया हुआ है 3x + 4, और हमें निकालना क्या है, हमारा टारगेट है कि हम vf निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें पता चल जाएगा, यही हमारा टारगेट है। और ये वेलोसिटी जो फोर्स जो है ये क्या होता है, mdv/dt होता है। टाइम से तो कहीं कोई मतलब है नहीं, तो टाइम को हटाते हैं, कैसे हटाएं, इसको हम x से डिवाइड किए, x से मल्टीप्लाई किए। मैथमेटिशियन को नहीं बताइएगा ये, लेकिन ऐसा आप कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, जो कि मैथमेटिशियन गुस्सा हो जाएंगे। ये भी जो है सो फंक्शन है x का, और x जो है सो फंक्शन है t का। यहाँ पर सिंपली लिखे हैं dv/dt फाइनल जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर उसी को चेन रूल लगा दिए। ये dv जो है सो फंक्शन है x का, x जो है फंक्शन t का, तो चेन रूल यहाँ लगाए हैं, तो मैथमेटिशियन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा वो, ठीक है। और m का वैल्यू रख देते हैं 2 है। अब देखिए dv/dx आया एक तरफ, वेलोसिटी और x में, ठीक है। dx/dt जो है सो वेलोसिटी है, उसको यहाँ लिख दिए 3x + 4। अब मैथमेटिशियन को नहीं बताइएगा कि हम dx को उठा के उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ले जाइएगा तो भी आपको वही आंसर मिलेगा जो पूरा मेथड से चलिएगा, ठीक है। तो x = 0 पर वेलोसिटी कितना था, 5 दिया है शायद, यहाँ पर देखिए 5 था ना, और x = ये 10 पर था, और x = 40 पर ये भी हमें पता करना भी है। तो ये 2 भी
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, 5 से भी से कहाँ तक जाएगा, 5 से वी एफ तक। इधर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 4 का इंटीग्रेशन 4x, वैल्यू रखना है 10 to 40। ये दो दो तो खत्म हो गया। वी एफ का वैल्यू रखिए, वी एफ स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 3/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 4x, 4 टाइम्स 40, 3/2, 10 रखिए, 100 हो गया, 4 टाइम 10 40 हो गया। इधर कितना आ गया, ये 800 हो गया, ये 2400, 160, इधर कितना हो गया 150 प्लस 40 190, तो ये हो गया 200 इतना, और इधर जो है सो 30 हो गया, राइट। ठीक है, 60 30 30 ठीक है। तो वी एफ स्क्वायर कितना हो गया 2400 माइनस 30, ये 25 इधर से आ गया। देखिए कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, ये दोनों मिलके 5 माइनस और होगा तो 3095 जूल, जूल नहीं होगा, यूनिट जूल नहीं होगा। तो ये है वी एफ स्क्वायर, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो है हाफ एम वी एफ स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू 2 है, तो जो वी स्क्वायर आया था आपका वही जूल हो गया। ये खत्म होके इतना आपका आंसर। तो इसमें भी वही आएगा, लेकिन देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। ये आपको एक सर्टेनली 1 मिनट से ज़्यादा ले जाएगा। ये भी कुछ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन द बेस्ट है ये ना, बेस्ट है ये, जहाँ पर कि आपने क्या यूज किया, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया, और एक कंसेप्ट नंबर 1, और कंसेप्ट नंबर 2 यूज किया आपने ये कि जब वेरिएबल फोर्स हमारे पास है तो हम कौन सा फोर्स लेके काम चला लें, एवरेज फोर्स लेके काम चला लेंगे। तो एवरेज जो निकाला वो आपका कंसेप्ट नंबर 2 या ट्रिक नंबर 2 है। और वर्क एनर्जी थ्योरम ये तो ट्रिक ही है एक तरह से, लेकिन ये कंसेप्ट है कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट आप लेकर बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। तो आपको इस तरह से मैंने दिखाया कि क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, यदि एप्रोप्रिएट ट्रिक्स और थ्योरम लगाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 1 kg is moving with constant speed along the circumference of a circle of radius r naught on a smooth horizontal table. Okay, हम टेबल नहीं बनाते हैं, ये ऐसे है, आर नॉट पर मूव कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड है v0 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में उसने क्या किया, और ये स्ट्रिंग लगा हुआ है तभी तो घूमेगा, इसको घूमने के लिए तो स्ट्रिंग चाहिए ही, ऑफ कोर्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड एंड नाउ मास मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r नॉट बाय 3। अब टेंशन को और बढ़ा दिया है, और अब जो है सो यहीं पर आके घूमता है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर आप वेलोसिटी पता कर लीजिए फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन या तो गलत जगह मैंने इसे सेट कर दिया या गलत तरीके से सेट कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, ये पूछा जा रहा है, उसको बनाने के लिए आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम देखना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर जो मोमेंटम है वही मोमेंटम यहाँ पर है। यहाँ पर कितना मोमेंटम है, ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यहाँ से एक एक्सिस आप सोच सकते हो, इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ये टेबल पे है, तो टेबल पर जो सर्किल में रोटेट कर रहा है उस सर्किल का सेंटर से होकर एक वर्टिकल एक्सिस जो जा रहा है उसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट के अबाउट, इसका जो इस एक्सिस के अबाउट, ये दोनों ही सिचुएशन में इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इनिशियली जो है और फाइनली जो है वो दोनों सेम होगा। इनिशियली कितना है, यहाँ पर था शुरू में, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आप उसको r क्रॉस एफ पूरा का पूरा वेक्टर है, एकदम 100% सही, स्क्रैच से स्टार्ट किए हैं। इसी को यदि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री लग रहा हो तो आर एफ कहते हैं।
दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री लग रहा हो तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा और तब सिंपली आर एफ कहते हो। लेकिन रुकिए, ये तो मैंने टॉर्क लिख दिया, एफ नहीं, मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम की जगह पर हमें पी लिखना चाहिए, मोमेंटम वेक्टर, और पी को हम लिख सकते हैं एम वी आर। तो यदि उसके बीच में एंगल 80 डिग्री 90 डिग्री है तो हम सिंपली एम वी आर याद रखते हैं, तो यहाँ पर वही एम वी आर यूज करेंगे, मास वेलोसिटी वी आर, और रेडियस कितना था शुरू में, आर नॉट था, और बाद में ये जो है सो घट के आर नॉट बाय 3 हो गया, आर नॉट। बाद में मास तो वही है, वेलोसिटी हमें पता करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी पता करना है, तो वेलोसिटी पता हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी पता हो जाएगा, और रेडियस जो है सो 1/3 हो गया। यहाँ से एम आर नॉट खत्म, एम आर नॉट खत्म, और भी जो है सो 3 भी नॉट आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो पूछा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। मास 1 kg दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, और भी अभी भी निकले हैं, निकाले 3 वी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया 9 वी नॉट स्क्वायर बाय 2, और वी नॉट का वैल्यू कितना है, ये 2 मीटर पर सेकंड बोला है ना वी नॉट, तो 2 स्क्वायर, तो इस तरह से 18 जूल आ गया आपका आंसर। बहुत क्विकली बन गया। लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक्चुअली ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को हम चाहते तो ऐसे सेट कर सकते थे कि टेल मी वर्क डन बाय द टेंशन, वो कितना होगा ये बताना है। यदि ये क्वेश्चन मैं बोल देता तो पहले आपको यहाँ बनाना पड़ता, यहाँ तक कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, और वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगाइए, और इस वर्क एनर्जी थ्योरम से आप क्या कहोगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितना है, फाइनल कितना है माइनस इनिशियल कितना है, वो निकाल लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अभी अभी हमने निकाला है इसका मास, इसका 1 kg है, उसको रख ही देते हैं। भी हमने कितना निकाला था, इधर देख लेते हैं, भी कितना निकाला था, 3 वी नॉट, कुछ ऐसे ही, ये देखिए वी नॉट जो है सो 2 से, और ये हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड, 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 36 माइनस 4 बाय 2, 8, नहीं 8 कैसे होगा, ये हो गया 32 बाय 16 जूल। इतना जो है सो वर्क डन हुआ। ये वर्क डन किसने किया, 16 जूल जो वर्क डन है वो किसने किया, टेंशन, टेंशन ने किया है। ये है वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें जो फोर्स लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहा है, एक तो टेंशन शुरू में देखिए कम लग रहा था, अब टेंशन बढ़ गया है, तो टेंशन बढ़ गया है तो फोर्स तो वो लगाएगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। शुरू में पार्टिकल यहाँ पर था, अब पार्टिकल यहाँ पर है, जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, क्योंकि ये शुरू में यहाँ इधर ट्रेवल कर रहा था, अब इधर मूव कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आया है, तो थोड़ा सा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए ये वर्क डन किया है इसमें। आप बोलोगे ग्रेविटी नहीं काम कर रहा है, नहीं ग्रेविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है 90 डिग्री पर, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और जिस प्लेन में ये चक्कर लगा रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो वहाँ 90 डिग्री लग गई, तो उसने कोई काम नहीं किया। इनफैक्ट जितना काम ग्रेविटी करेगा, ग्रेविटी ने कोई काम ही नहीं किया, नॉर्मल रिएक्शन दोनों वो भी लग रहा है। लेकिन इन यदि हम भूल भी जाएं कि कितना काम दोनों ने मिलकर किया, हम इंडिविजुअल की बात करें कि ग्रेविटी ने कितना काम किया है, वो भी जीरो है, क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, और नॉर्मल डायरेक्शन ने कितना काम किया वो भी जीरो किया। दोनों इंडिविजुअली जीरो कर रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों मिलकर जीरो कर रहा है, एक ने 5 जूल किया दूसरे ने -5 जूल किया और सब मिलाकर 0 जूल हो गया, वो नहीं चले, नहीं है, इंडिविजुअल जीरो है। तो इस क्वेश्चन को ये कहा पूछ सकते थे कि वर्क डन बाय टेंशन कितना है, तो इसको तो ऐसे इसको बनाते हैं, और यहाँ पर सिंपली जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है सो यूज किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स बाय डिस्टेंस r इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है,
u r is equal to a by r to the power 12 minus b by r to the power 6. The distance between two particle for a stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि फोर्स जो है सो जीरो लगे। आर को वेरी करते हैं तो ये एनर्जी चेंज होता है, ये है एनर्जी दिया हुआ पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स जो है वो जो है सो जीरो होना चाहिए। और फोर्स आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स यदि है तो वो होता है डी यू बाय डी आर, डिफ्रेंशिएशन सिंपली। एक कंजर्वेटिव फोर्स का एक क्राइटेरिया है। और यहाँ पर इम्प्लिसिटली वो कंजर्वेटिव फोर्स ही बोल रहा है, तो इसको जीरो होना है, मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट एक बार कर दें और वो जीरो आ जाना चाहिए। कितना आता है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, आर का पावर -12 है तो -12 बाय आर टू द पावर -13, नीचे लिख लिए 30, माइनस बी, आर का पावर कितना है -6 है, आर का पावर आर टू द पावर 7, इसको करना है जीरो। इधर आ गया 12a बाय आर टू द पावर 13, इधर आ गया 6b बाय आर टू द पावर 7। आर टू द पावर कर सकते हो 6, इसको हम इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो 6b बाय 12a, नहीं ये 1 बाय आर बाय 16 हो गया, 1 बाय आर टू द पावर 6 हो गया। तो आर टू द पावर 6 हो गया 12a बाय 6b, इसका मतलब है 2a बाय b। आर का वैल्यू कितना आया 2a बाय b। ये कौन सा आर है, इसका पावर इधर जाकर 1/6 हो गया ना, इधर पावर 6 है उधर गया तो 1/6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस जब इक्विलिब्रियम में सिस्टम है। यदि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इतना रहेगा तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो उसका एनर्जी मिनिमम नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो या फिर एनर्जी मिनिमम। तो ये यही है इक्विलिब्रियम का सिचुएशन इस डिस्टेंस पर, 2a बाय b टू द पावर 1/6। अब देखिए इसको बनाने में तो आपको 1 मिनट लग ही गया। तो क्यों नहीं इसके लिए एक फार्मूला याद रख लेते। मैं आपके लिए फार्मूला बना देता हूँ कि यदि आपका ये जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है a बाय आर टू द पावर m माइनस b बाय आर टू द पावर n, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है उसको आर नोट से हम डिनोट करेंगे। ये जो सिचुएशन जब आता है ऐसा तो हम उसको आर नोट से डिनोट करते हैं, माने इक्विलिब्रियम पोजीशन जो वो कितना आएगा, उसके लिए आपको इसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेंगे और आपके लिए जो फार्मूला हम लेके लिख देते हैं। ये रहा आपका फार्मूला। यदि इस फॉर्म में है तो देखिए a बाय बी, पहले तो a बाय बी लिखना है, उसके बाद में इसका पावर m बाय n दोनों का हो गया और पावर होगा 1 डिवाइडेड बाय ये दोनों का डिफरेंस। इस केस से यदि आप मैच करा के देखें तो कैसे मैच करेगा, r0 कितना होगा a बाय बी, उसमें भी है a बाय बी टाइम्स m बाय 6n, m कितना है इसमें क्वेश्चन में जो था यहाँ पर 12 और 6 है, तो ये हो गया 12 बाय 6 होल टू द पावर 1 बाय 12 माइनस 6, तो ये आ गया आपका 2a बाय बी टू द पावर 1/6, सेम आ गया। तो आप इसे फार्मूला के रूप में याद रखिए। तो इतना सारा आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड from the ground and it attains a maximum height as equal to 1 meter. The loss of the kinetic energy, loss of the energy due to the air drag is बताइए। ठीक है, यहां से इसको फेंका, किस स्पीड से फेंका, इसको फेंका v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर जाकर रुक गया। ठीक है, हाइट इसका जो है कितना है 1 मीटर, 1 मीटर पर जाकर रुक गया। अब बोल रहा है कि कुछ एनर्जी लॉस हो गया है, कैसे पता करें कि एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ।
आप यहाँ पर जो है सो एनर्जी निकाल लीजिए। जो एनर्जी है यहाँ पर वो कौन सा एनर्जी है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, और वो है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाफ मास है 2 kg, यहाँ से देख लीजिए, वी स्क्वायर, भी यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो 5 स्क्वायर, तो 25 जूल एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर कितना एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी, ये यू मैंने बोला, भी लिखा है मैंने, ये वेलोसिटी लिखा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है नहीं, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस हमारा ये है। तो वो हो गया एम जी एच, राइट। एम कितना है, 2 kg दिया है, जी हम 10 लेते हैं, और एच जो है, एच कितना है, 1 मीटर है, तो यहाँ पर 20 जूल है, ठीक है, यहाँ पर 20 जूल। यहाँ पर एनर्जी इसका जो है सो कितना था, 25 जूल। यहाँ पर एनर्जी है 20 जूल। एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए था, राइट, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ लॉस हो गया। अब लॉस में का कितना कैसे निकाल लें, लॉस ऑफ एनर्जी। आपके पास कुछ लॉस हुआ, मान लीजिए शुरू में 100 रुपया है, अब आपके पास 70 रुपये बचा हुआ है, तो लॉस कितना हुआ, 30 का लॉस हुआ। वैसे इसके पास शुरू में एनर्जी था 25 जूल, और अब है इसके पास केवल 20 जूल, तो 5 जूल का एनर्जी इसका पास लॉस हुआ। और ये लॉस किसकी वजह से हुआ, उसने बोला है कि एयर ड्रैग की वजह से। यहाँ पर तो फ्रिक्शन ही है ना, क्वेश्चन में ये बता दिया है, तो इसकी वजह से जो लॉस है ये आपको यहाँ पर मिल गया। तो ये काफ़ी आसान ऐसे हो गया। इसी को यदि आप दूसरे तरीके से बनाओ तो कुछ ज़्यादा तरीका अलग नहीं है, मैं उसमें ये बेहतर है यहाँ पर ये ट्रिक के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना है, 0 रुक गया है ना, इनिशियली कितना है, कुछ है, ये 0 रुक गया। इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर है, माइनस हाफ एम है 2 kg, अभी है 5 साइड, तो -25 जूल हुआ। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस -25 जूल, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो सारे फोर्सेज यदि वर्क करेंगे तो -25 जूल मिलेंगे। कौन कौन फोर्स वर्क करेंगे, वर्क होगा बाय ग्रेविटी, वो एक फोर्स है, और वर्क होगा बाय एयर ड्रैग, वो दूसरा फोर्स है, और कोई फोर्स है तीसरा क्या, नहीं है। तो ये दोनों मिलके जो वर्क करेंगे और वो आएगा -25 जूल। ग्रेविटी कितना वर्क कर रही है, ग्रेविटी का फोर्स एम जी नीचे लग रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर ऊपर गया है, एस ऊपर है, अब फोर्स जो है वो नीचे है, एंटी पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर हम -1 कर देंगे। एम जी टाइम्स 1 टाइम्स कॉस 180 डिग्री, वही हम लिख दिए सीधे, एम जी टाइम्स -1। और ये जो है एयर ड्रैग वो हो गया -25। एम जी कितना है, m2, जी है 10 टाइम्स -1, एयर ड्रैग -25। तो वर्क डन बाय एयर ड्रैग कितना आया, -5 जूल। माइनस का मतलब उसने एनर्जी कम कर दिया है, और यही लॉस है। एयर ड्रैग के अगेंस्ट में जो वर्क डन जो एयर ड्रैग करेगा वही लॉस होगा, तो 5 जूल का जो है सो लॉस आया। -5 जूल उसने काम किया, लॉस आया 5 जूल। जो भी काम ये करेगा वो माइनस में किया है, मैंने घटा दिया, उसने एनर्जी लॉस करा दिया। कितना लॉस कराया, 5 जूल। एयर ड्रैग ने लॉस कराया 5 जूल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेहतर है ना। यहाँ पर एनर्जी निकालिए, यहाँ पर एनर्जी निकालिए, दोनों में जो डिफरेंस आया वो किसी न किसी से खा गया। एयर ड्रैग कराया, और उसने एयर ड्रैग की वजह से क्या हुआ, एनर्जी कहाँ गया है, ओवरऑल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट ही है ना, वो तो कंजर्व ही है। यहाँ पर इस सिस्टम का एनर्जी कंजर्व नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर जो है सो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो कंजर्व नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी जो है उसके दो पार्ट हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्व नहीं है। लेकिन एनर्जी इसके अलावा भी है, जैसे गया कहाँ, जो भी एनर्जी 5 जूल खर्च हो गया वो चला गया, गर्म हो गया होगा हवा, कुछ साउंड आया होगा ऊपर जाने के समय, और यदि कोई चार्ज पार्टिकल से टकरा उकरा के लाइट उठ निकल गया होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वहां भी यही सब में जाएगा, यही सब में लॉस हुआ। इसको भी इंक्लूड करेंगे तो कंजर्व है, ओके।
तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। द डिस्टेंस ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय s इक्वल टू 4t स्क्वायर। डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे दिया हुआ है, 4t स्क्वायर। पूछा क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स। फोर्स जो है सो कांस्टेंट है, मतलब एक्सलेशन भी कांस्टेंट है। द वर्क डन ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 टू d इक्वल टू 2 सेकंड कितना है। वर्क डन पूछा, 0 टू 2 सेकंड कितना है ये आपको बताना है। तो वर्क डन जो है, आपको फोर्स पता है, फोर्स नहीं पता है, एक्सलेशन पता करना पड़ेगा। ये होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं। अब फोर्स कितना है, मास टाइम एक्सलेशन, और डिस्टेंस जो है दिया है, नहीं डिस्टेंस भी नहीं दिया, डिस्टेंस भी निकालना होगा, एक्सलेशन भी निकालना होगा, ये सारी चीजें निकालना। तो एक्सलेशन देखिए कैसे निकालें। ये यदि डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है या डिस्टेंस जो भी दिया हुआ है टाइम के साथ में, आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो। और नहीं तो हम यहाँ पर सिंपली क्यों ना करें कि कांस्टेंट एक्सलेशन रहता है तो हम कैसे लिखते हैं डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पर यदि उसका स्पीड क्या हो गया होगा 0, तो क्या आया एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी वही लिखा हुआ है टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि 0 टाइम पर टी इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड कितना है, 0 है, और उसके बाद एक्सलेशन है तो आगे बढ़ रहा होगा। तो इससे कंपेयर कीजिए आप इसको, और ए कितना आ जाएगा, यहाँ है a/2 टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ a/2 यहाँ 4, तो एक्सलेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कुछ भी इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं करने गए, इसको हम देखे समझ गए कि एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला है, और टी इक्वल टू 0 पर इसका स्पीड 0 है। यहाँ पर दिया भी है कि फ्रॉम रेस्ट, टी इक्वल टू 0 पर जो है वो रेस्ट में था, तो उसके लिए तो यही फार्मूला आया हमारा। तो ये दोनों को कंपेयर करके हम ए इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल लिए। ये हमें पता चल गया, मास हमें पता है और डिस्टेंस निकालना है, वो निकाल लेते हैं। मास है 2 kg, एक्सलेशन आया 8, और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया 0 टू 2 सेकेंड में। सब टाइम यहाँ टाइम रखिए, डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। एस टी इक्वल टू 2 पर कितना था, माइनस एस टी इक्वल टू 0 पर कितना था। टी इक्वल टू 2 पर 2 रखिए यहाँ पर, 4 टाइम्स 2 स्क्वायर, माइनस 0 पर तो 0 ही होगा, शुरू में ही बोल दिया था कि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। 16 टाइम 16, सो 256 जूल, ये आपका आंसर। यहीं पर बता दें कि यदि आप कंपैरिजन नहीं कर समझ में आया, मान लीजिए आपको पिछले दिमाग काम नहीं किया, कंपैरिजन नहीं कर पाए, तो आप कैसे करोगे, आप जो है सो करोगे कि एस इजकल टू 40 स्क्वायर दिया हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, 2 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, सो ये हो गया ओवरऑल 80। एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक बार dv को हम जो है इंटीग्रेट करेंगे, या फिर कहिए ये डिस्प्लेसमेंट को जो है सो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, दोनों एक ही बात है। 8 को जो है सो देखिए कांस्टेंट आ गया, वही बोल रहा था कि कांस्टेंट जो है सो एक्सलेशन है, कांस्टेंट एक्सलेशन, वो बोल रहा था कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स यहाँ पर आप निकाल सकते हो ma, मास है 2 kg, ये 8, सो 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का फोर्स लगा, वो यहाँ पर 16 लिखे हुए, ma की जगह पर 16, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जो नीट डेली टेस्ट नंबर 34 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नीट डेली टेस्ट नंबर 35 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो या कोई और सजेशन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।